राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, दो पेपर हम आपके करा चुके हैं और मैंने भी दो पेपर कर लिए हैं। तो दोस्तों, आज हम तीसरा पेपर स्टार्ट करने वाले हैं PYQ का नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति शास्त्र का। दोस्तों, हम आज तीसरा पेपर करने वाले हैं जो कि UGC नेट जून परीक्षा का है 2007 में। दोस्तों, तब दोस्तों 50 प्रश्न आते थे, तो हम पहले उन्हीं को करते हैं। अब दोस्तों 100 प्रश्न आते हैं, ये बात याद रखिएगा। तब जो पूर्णांक 100 का होता था, अब जो पूर्णांक 200 का होता है। माफ़ करिएगा दोस्तों, मौसम चेंज होने की वजह से थोड़ा सा ज़ुकाम सा हो रहा है, लेकिन आप लोग भी अपना ध्यान रखें। एग्ज़ाम पास हैं, तबीयत खराब ना होने पाए, तो सब लोग इस बात का ध्यान रखें। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नैतिकता को राजनीति से किसने पृथक किया? अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक। तो दोस्तों मैकियावेली ने किया है, सही उत्तर है मैकियावेली। मैकियावेली ने राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण किया। मैकियावेली ने ना तो इसे ईसाई धर्म की मान्यताओं और ना तो दैवी कानूनों के अस्तित्व को स्वीकार किया। मैकियावेली ने इस बात को इनकार कर दिया कि मानव का कोई पारलौकिक उद्देश्य है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संकल्पना की आलोचना स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई? ए, प्लेटो का जस्टिस, बी, लॉक का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सी, रूसो का जनरल विल और डी, रॉल्स का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो दोस्तों उत्तर सी जो है वो सही होगा, रूसो का जनरल विल। रूसो की सामान्य इच्छा समाज के विभिन्न व्यक्तियों की रियल विल वास्तविक इच्छाओं का योग है। सभी नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य है तो सामान्य इच्छा कहलाती है। डॉक्टर BL फड़िया, राजनीति विज्ञान। दोस्तों, जो डॉक्टर BL फड़िया को आपने पढ़ा होगा, इनकी जो बुक्स हैं बहुत ही अच्छी बुक्स हैं दोस्तों। चलिए, राजनीतिक मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? अरस्तु, गेटेल, हैरोल्ड लासवेल और हर्बर्ट J. स्पैरो। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है लासवेल। तो हैरोल्ड लासवेल ने कहा है कि राजनीतिक मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। लासवेल मॉस्का, शुम्पीटर, सी. राइट मिल्स अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं। अभिजन किसी समुदाय के लघु अल्पसंख्यक होते हैं जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को धारण करते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? महात्मा गांधी, अरविंदो घोष, जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों उत्तर भी एकदम सही है, अरविंदो घोष इसका सही उत्तर है। निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति के जनक अरविंदो घोष हैं। वे इस पद्धति के द्वारा भारत की स्वाधीनता का उपदेश दे रहे थे। निष्क्रिय प्रतिरोध से उनका तात्पर्य किसी अहिंसक आंदोलन से नहीं था। अरविंदो घोष की अन्य कृतियां हैं द लाइफ डिवाइन 1914, ऐसे ऑन गीता 1916, आइडियल ह्यूमन यूनिटी 1918। दोस्तों ये बुक्स जो यहाँ व्याख्या में आ रही हैं, सिर्फ आपको व्याख्या कराने का मतलब यही है। मैं उत्तर सही उत्तर भी बता सकता था कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आप बाकी क्वेश्चन भी पढ़ सकें। तो यहाँ आपको इनकी 3 बुक्स के बारे में पता चला। दोस्तों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया मैचिंग में आती हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कालक्रम के अनुसार लगवा लेते हैं। तो दोस्तों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है, नीचे निर्देश दिए गए वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन ए और कारक दोनों सही हैं। हाँ, अभिकथन वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है। तर्क वर्ग संघर्ष पहले सुपर स्ट्रक्चर में होता है। तो बी दोस्तों सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो मार्क्स के अनुसार समाज की प्रगति द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा होती है और विकास की प्रक्रिया एवं उसकी अंतिम दिशा को निर्धारित करने वाला आर्थिक तत्व होते हैं। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संकल्पना सिद्धांतों के अस्तित्व में आने को कालक्रम में रखिए। सप्तांग, संरक्षण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोटेक्शन, अहिंसात्मक विरोध, पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है, कालक्रम के हिसाब से रखना है तो संकल्पनाओं का सही क्रम निम्नलिखित है। सप्तांग सबसे पहले कौटिल्य ने दिया सप्तांग सिद्धांत। संरक्षण का सिद्धांत आया बाजारवाद अथवा नवोदारवाद।
अहिंसात्मक विरोध, गांधी का असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह गांधी जी। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे लिखी पुस्तकों के प्रकाशन को कालक्रम में रखिए। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बुक्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में लास्की ने लिखी थी। आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1918 अरविंदो घोष ने लिखी थी। मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स 1918 विल किमेलिका ने लिखी थी। और नियो ह्यूमनिज्म 1947 एम.एन. रॉय द्वारा लिखी गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सूची एक तथा सूची दो को मिलाकर लिखिए। पावर, ग्रीन, इंटरनल, ईस्टर्न और मूल्यों का बाध्यकारी विवरण मैकियावेली और प्रेजेंट डेली ग्रामसी। तो आप पढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों पावर जो है वो मैकियावेली की है, एटर्नल कॉन्सिक्वेंसनेस ग्रीन की है, मूल्यों के बाध्यकारी विवरण ईस्टर्न और प्रेजेंट डेली ग्रामसी। दोस्तों आप यहाँ पे चीजें समझ रहे हैं ना कि आपको बुक्स पढ़ना कितना जरूरी है और जो थिंकर्स और उनके थॉट्स हैं वो पढ़ना कितना जरूरी है, उनसे बहुत क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। सूची 1 तथा सूची 2 से मिलाकर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 अंगस्टाइन, माओ, एम.एन. रॉय और अरविंदो। लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम, कॉलोनियल थीसिस, इन्वोल्यूशन और टू सोर्स। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है सी। अब सी को जानते हैं। अंगस्टाइन टू सोर्स, माओ लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम, एम.एन. रॉय कॉलोनियल थीसिस और अरविंदो इन्वोल्यूशन। अब दोस्तों तुलनात्मक राजनीतिक एवं राजनीतिक विश्लेषण से हम प्रश्न पढ़ेंगे। तो इसमें जो प्रश्न है आइए चलिए देखते हैं। राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था? आर्थर बेंटले, ग्राम वेलेस, हैरोल्ड लास्की और आर.टी. मैकेंजी। तो उत्तर ए दोस्तों सही है, आर्थर बेंटले। तो उत्तर ए दोस्तों सही है। उत्तर ए क्या है? आर्थर बेंटले ने राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में योगदान दिया। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम राजनीतिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं की वास्तविकताओं को समझने में तथा वर्तमान उपागमों के प्रतिपादन में सहायक नहीं हुए। अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है? भारत, यूएसए, यूके और स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यूएसए। यूएसए में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है। यूएसए की संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है। राज्यों के अपने पृथक पृथक संविधान हैं। चलिए लुसियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से राजनीतिक विकास के कौन सा संगठन? दोस्तों लुसियन पाई से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन बनता है तो इनको जरूर पढ़िएगा। एक असीमता का संकट, वैधता का संकट, वितरण का संकट और भ्रष्ट राजनीतिक प्रक्रिया का संकट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है बी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ वाला नहीं है। चलिए राजनीतिक विकास की श्रृंखला पर विचार करने वाले विद्वानों में लुसियन पाई का नाम अग्रणी है। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के निम्नलिखित संकट हैं: असीमता का संकट, वैधता का संकट, वितरण का संकट। पाई ने 1963 में इस विषय पर गंभीर रूप से सोचना प्रारंभ कर दिया। चलिए अभिकथन ए और तर्क इसका पढ़ते हैं। तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पश्चिमी विद्वानों की प्रमुख चिंता समुदाय का विचार रही। तर्क स्थानीय लोकल विस्मृत और कमजोर हो गया। तो उत्तर ए। तो दोस्तों इसका ए जो उत्तर है वो यही होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो दोस्तों इनका यही होता है उत्तर। चलिए अब हम पढ़ते हैं अभिकथन। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण प्रकार और संरचना की संकल्पना के इर्द गिर्द घूमता है। प्रकार किसी प्रकारली सिस्टम के कार्यों की अभिरचना पैटर्न के वस्तुनिष्ठ परिणाम के तौर पर परिभाषित किया जाता है। तो इसका उत्तर दोस्तों बी होगा। बी है। ए और आर तथा दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम इस बात की व्याख्या करता है कि कौन सी संरचना राजनीतिक व्यवस्था के अंदर कौन से प्रकार्यों का संपादन करती है। यह उपागम दो प्रमुख धारणाओं पर केंद्रित है: संरचना और प्रकार प्रेक्षित परिणाम है जो किसी व्यवस्था के अनुकूल या पुनः समायोजन की व्याख्या करते हैं। चलिए दोस्तों अब करते हैं अभिकथन ए। अभिजात्य सिद्धांत मध्य एवं पश्चिमी यूरोप के देशों में प्रजातंत्र विवेचन के तौर पर प्रयोग किया गया है। तर्क प्रत्येक प्रजातांत्रिक
समाज में अल्पसंख्यक शासन करते हैं। तो बी सही है, ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए दोस्तों, अभिजात शब्द का प्रयोग 1823 में हुआ है। किस में हुआ है? 1823 में हुआ है, लेकिन शब्द का ब्रिटेन एवं अमेरिका में अधिक प्रयोग 1930 के बाद किया गया। लोकतंत्र में भी राज व्यवस्था पर वास्तविक रूप से नियंत्रण पर अल्पसंख्यक उच्च वर्ग का ही होता है, और यही अभिजन है। कार्ल ड्यूश के संचार सिद्धांत कम्युनिकेशन क्वांटिटेटिव में निम्नलिखित 4 संख्यात्मक क्वांटिटेटिव कारकों फैक्टर को सही कालक्रम में रखिए। लैग, लोड, लीड और गेन। तो दोस्तों इसको सही कालक्रम में रखना है। तो पहले आपका लोड है, फिर लैग है, उसके बाद है गेन, उसके बाद है लीड। तो चलिए देखते हैं क्या है। यही होगा आपका लोड, लैग, गेन और लीड। भार, पश्चात, अभिलाभ और अग्रता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केनेथ ऑर्गेन्स्की के अनुसार एक विकासशील समाज को नीचे दिए गए विकास के 4 चरणों में से गुजरना पड़ता है। राजनीतिक एकीकरण, राष्ट्रीय जन कल्याण, औद्योगिकीकरण और प्राचुर्य अबंडेंस। तो दोस्तों अब इसके क्रम में रखते हैं। तो यहाँ बी सही बता रहे हैं, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। आइए देखते हैं। आदिम एकीकरण की राजनीति, औद्योगिकरण की राजनीति और राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति और समृद्धि की राजनीति। तो इसमें दोस्तों आएगा आपका सही उत्तर है बी, फर्स्ट राजनीतिक एकीकरण, फिर है आपका औद्योगिकरण और फिर है आपका राजनीतिक जन कल्याण और उसके बाद है आपका प्राचुर्य एबंडेंस। चलिए दोस्तों नीचे लिखे युग्मों में सही मिलान किस में हुआ है, हमें बताना है कि कौन कौन से सही है। रॉबर्ट डेल, हु गवर्न्स, टीबी बॉटमर। ये भी दोस्तों देखिए बुक्स आ गई इनकी। तो मैंने आपसे पहले कहा है कि बुक्स और थिंकर और इनके थॉट्स बहुत जरूरी हैं। टीबी बाटोमोर, इलाइट्स एंड सोसाइटी, डेविड ईस्टन, द पॉलिटिकल सिस्टम, लुसियन पाई, राजनीतिक विकास के स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो डेविड ईस्टन द पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित है। तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग करने वाले विद्वान में ईस्टन का नाम अग्रणी है। सन 1953 में प्रकाशित एक पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में उसने राजनीतिक विज्ञान में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत निर्माण का विचार प्रस्तुत किया। सूची 1 तथा सूची 2 को मिलाकर दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, राजनीतिक संप्रेषण, एजी फ्रैंक, निर्भरता डिपेंडेंस, लुसियन पाई, जनता का मस्तिष्क, रॉबर्ट मिशेल, 3 स्तरों पर राजनीतिक, कार्ल ड्यूश, विकास के चिन्ह। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है राजनीतिक संप्रेषण, कार्ल ड्यूश, निर्भरता डिपेंडेंस, एजी फ्रैंक, जनता का मस्तिष्क, मास माइंड, रॉबर्ट मिशेल और 3 स्तरों पर राजनीतिक विकास के चिन्ह, लुसियन पाई। तो दोस्तों यहाँ आपने ये पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं, भारतीय शासन एवं राजनीति। दोस्तों यहाँ चलने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहा करिए दोस्तों। जैसे आप सपोर्ट कर रहे हो बस अपनी सपोर्ट की स्पीड बढ़ा दीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, कीप सपोर्टिंग, ताकि चैनल और अच्छे से ग्रो कर सके और हम भी आपके लिए नई नई टेक्नोलॉजी द्वारा वीडियो ला सकें। चलिए दोस्तों, भारतीय शासन एवं राजनीति में से आपका एक भी पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए। इसको तो ऐसे दिमाग में बिठा लो कि कुछ इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। प्रियम्बल में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में और आपदा के प्रावधान। तो दोस्तों ये किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 51 में किया गया है। चलिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन में सरकार में मंत्रियों की संख्या कम करने का उल्लेख किया है? तो दोस्तों यह है 91वां संशोधन, 85वां संशोधन, 42वां संशोधन, 91वां संशोधन और 92वां। तो सही उत्तर है 91वां संशोधन। दोस्तों ये जो है 2003 में यह अधिनियम आया था, यह संशोधन 2003 में हुआ था, जिसमें कुल सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। अभी खत्म नहीं। 1977 के बाद भारत में साझा सरकार का प्रयोग सफल रहा। एक दलीय प्रधानता की प्रणाली का असफल होना। तो ये सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। 1977 में बाद भारत में साझा सरकार का प्रयोग सफल रहा और कांग्रेस विभिन्न क्षेत्रीय दलों से चुनौतियां मिलने और कांग्रेस की दलीय
तो दोस्तों आपको पता है 1977 के बाद कांग्रेस के अलावा और भी कई सारे दल हो गए थे और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्टेटों में कांग्रेस की सरकार चली गई थी। चलिए, नीचे लिखे व्यक्तियों में लोकसभा के स्पीकर के रूप में कार्य करने वालों को कालक्रम में रखिए। संजीव रेड्डी, हुकुम सिंह और सोमनाथ चटर्जी, P.S. संगमा। तो दोस्तों उत्तर सी एकदम सही है। सबसे पहले हुकुम सिंह, उसके बाद संजीव रेड्डी आए, उसके बाद दोस्तों P.S. संगमा, उसके बाद सोमनाथ चटर्जी। तो दोस्तों हुकुम सिंह 1962-67, संजीव रेड्डी 1967 से 69, P.S. संगमा 1996 से 98 और सोमनाथ चटर्जी 2004 से 2009। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित को किस कालक्रम में रखा गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राज्य का नाम परिवर्तन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना, IAS और IPS के बारे में उल्लेख। तो दोस्तों बी एकदम सही उत्तर है। आइए जानते हैं बी का क्या है। राज्य का नाम परिवर्तन, अनुच्छेद 3, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, IAS IPS के बारे में उल्लेख, अनुच्छेद 312 और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना, अनुच्छेद 356। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे और चलते हैं। फिर से मैचिंग आ गई दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, ये पार्टी के बारे में है, कौन सी पार्टी कौन से प्रदेश की है? तो दोस्तों JDU और TMC, TRS और भारतीय राष्ट्रीय लोकदल। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय लोकदल हरियाणा, TMC पश्चिम बंगाल, JDU बिहार और TRS आंध्र प्रदेश। दोस्तों अगर आपको एक भी पार्टी पता होगी कहाँ पे तो आप इसको सही कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न फिर से दोस्तों मैचिंग है कि PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। ईयर दी हुई है, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहा है, कौन कब बनाए? तो आइए जानते हैं। बाबरी मस्जिद को गिराया गया 1996 में, ये सब जानते हैं कब क्या हुआ। चलिए, और देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने 1954 में। नेहरू जी ने चीन से पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए 1991 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी। PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने 1951 में। बाबरी मस्जिद को गिराया जाना 1992 में। देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने 1996 में और नेहरू जी ने चीन से पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों 1954 में। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन को सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों। तो लोक प्रशासन उन क्रियाओं ऑपरेशन को कहते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना होता है। यह परिभाषा किसने दी है? D वार्लो, LD वाइट, L उर्वरिक और WF विलोबी। तो दोस्तों ये दिए LD वाइट ने। लोक प्रशासन उन क्रियाओं को कहते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना होता है। यह परिभाषा LD वाइट की है। लोक प्रशासन का जनक अमेरिकी विद्वान वुड्रो विल्सन को माना जाता है और इन्हें फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। वुड्रो विल्सन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस विषय का जन्म सन 1887 में हुआ। निम्नलिखित में से संगठन के क्लासिकी सिद्धांतों को कहावतें किसने कहा? हेनरी फेयोल, LD वाइट, हर्बर्ट साइमन और D वाल्डो। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर सी, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने संगठन के शास्त्रीय सिद्धांतों की कूट आलोचना की है। वे कहते हैं कि शास्त्रीय सिद्धांत से स्पष्ट नहीं होता है कि किस विशेष समिति में कौन सा सिद्धांत महत्व देने योग्य है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिविल सेवा स्थायी रूप से वेतन एवं कुशल पदाधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है। यह किसने कहा है? हरमन फाइनर, फेलिक्स निग्रो, मैक्स वेबर और ओ ग्लेन स्टॉल। तो दोस्तों ये कहा है हरमन फाइनर ने। सिविल सेवा स्थायी रूप से वेतन भोगी एवं कुशल पदाधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है। यह कथन हरमन फाइनर का है। सिविल सेवा के उद्देश्य ऐसी नागरिक सेवा है जिसका गठन करने के पीछे उद्देश्य देश में शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना है। अभिकथन ए दोस्तों फिर आ गया। पद सोपान हियरार्ची प्रशासन के मानव संबंधों को कई प्रकार के हठ धार्मिकता रिजिडिटी की ओर ले जाता है। तर्क अधिक्रमण प्रशासनिक संगठन के सशक्ति कोहेरेंस को बनाए रखने का साधन है। तो दोस्तों उत्तर डी इसका होगा। ए गलत है, आर सही है, ए गलत है, आर सही है। ठीक है, ये इसका उत्तर डी का आंसर होगा। और पदसोपान प्रणाली से आशय है निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन। इससे संगठन में समन्वय बना रहता है। पदसोपान का शाब्दिक अर्थ है श्रेणीबद्ध प्रशासन, जिसका मतलब है निम्न स्तर से या उच्च स्तर का शासन अथवा नियंत्रण। अभिकथन ए लोक प्रशासन लाभ के उद्देश्य के पूर्णतः मुक्त नहीं है। तर्क सरकारी कार्यकलापों का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण को प्रोत्साहित करना
बढ़ाना है। तो बी होगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। लोक प्रशासन लाभ के उद्देश्य से पूर्णतः मुक्त नहीं है। सरकारी कार्यकलापों का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण को प्रोत्साहित करना है। लोक सेवाओं में कर्मचारियों को योग्यता व गुणों के आधार पर भर्ती किया जाता है। इस प्रकार संगठित की जाने वाली लोक सेवा की सफलता ने दूसरे देशों को ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया तथा कालांतर में उन्हें इसी पद्धति का अनुसरण किया। चलिए दोस्तों, निर्णय लेने में निम्नलिखित चरणों को किस क्रम में रखेंगे? किसी समस्या की पृष्ठभूमि की जानकारी, समस्या का निर्धारण, विकल्पों का निर्धारण, विकल्पों को पहचानना। तो दोस्तों इसका जो बी है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। फर्स्ट, किसी समस्या की पृष्ठभूमि की जानकारी, समस्या का निर्धारण और विकल्पों की पहचानना, और लास्ट में होगा विकल्पों का निर्धारण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन के अध्ययन में निम्नलिखित उपागमों में किस क्रम से विकास हुआ है? क्लासिकी उपागम, व्यवहारवादी उपागम, बिहेवियरल, मानव संबंधों का उपागम, ह्यूमन रिलेशन, नीति उपागम, पॉलिसी अप्रोच। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, क्लासिकी उपागम, उसके बाद आपका आता है मानव संबंधों का उपागम, उसके बाद व्यवहारवादी का उपागम, उसके बाद नीति उपागम। चलिए दोस्तों, उपागम के अंतर्गत समस्याओं के प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियों और अनुसंधान के लिए गई आधार सामग्री आती है। किसी भी घटना या विषय के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची एक तथा मैचिंग है दोस्तों। कर्मचारी केवल उच्च अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए और एक प्रशासक कितने अधीनस्थ के निर्देश दे सकता है उच्च पदों से? चलिए दोस्तों इनका उत्तर जानते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है दोस्तों। डीएस उत्तर है सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। कर्मचारी केवल उच्च अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, एक प्रशासक कितने अधीनस्थों को निर्देश दे सकता है? नियंत्रण का दायरा, स्पैन ऑफ कंट्रोल, उच्च पदस्थ एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध, दायित्व के विभिन्न स्तरों पर, पद सोपान, अधिक्रम, एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए के वर्ग के प्रयासों का व्यवस्थित क्रम, संयोजन। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे लिखे युग्मों में से कौन सा युग्म ठीक नहीं मिलाया गया? क्लासिकी, मानव संबंध, व्यवस्था, सिस्टम, वैज्ञानिक प्रबंधन। तो दोस्तों जो इसका उत्तर है डी, वैज्ञानिक प्रबंधन, संगठन के 14 सिद्धांत, ये ठीक नहीं मिलाया गया। जो सही मिलाया गया वो क्लासिकी, संरचना, स्ट्रक्चर, मानव संबंध, अनौपचारिक संबंध और व्यवस्था, सिस्टम, पर्यावरण। चलिए अब दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, सब पहले आए हैं। अगर आपने ये सारे पेपर मेरे साथ कर लिए तो लगभग आपका 50% से अब पेपर ऐसे ही हो जाएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों में संगठन सार्क का अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है कमजोर देशों के हितों पर, शांति एवं सहयोग पर, निर्णयों के मतैक्य पर और द्विपक्षीय हितों के मुद्दों पर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है शांति एवं सहयोग पर। किस पे? शांति एवं सहयोग पर। चलिए दोस्तों सार्क की स्थापना 7 देशों के बीच सद्भावना, भाईचारा, सहयोग और नया युग शुरू करने के लिए की गई थी। 7 से 8 दिसंबर 1985 को ढाका में दक्षिण एशिया के देशों में राष्ट्रीय अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ था। सार्क की स्थापना हुई। ये देश हैं 7 देश कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। अफगानिस्तान के शामिल होने पर वर्तमान में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 8 हो गई है। शांति के लिए एकता का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने किया? नेम, नाटो, यूएन और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो दोस्तों यूएन ने ये किया है, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव किया यूएन ने। 3 नवंबर 1950 को दोस्तों किया गया था। अंकटैड ने मूलतः निम्नलिखित को बढ़ाया है, प्रोत्साहित किया है: विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, युद्ध से बचाव और एनपीटी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंकटाड ने मूलतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाया है। चलिए दोस्तों अभिकथन ए और तर्क है, उत्तर शीत युद्ध काल में निर्गुट राष्ट्रों का संगठन नाम अभी भी प्रासंगिक है। निकट भविष्य में कुछ विकासमान राष्ट्र प्रमुख स्तर हैं। तो बी, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। उत्तर शीत युद्ध में निर्गुट राष्ट्रों का संगठन अभी भी प्रासंगिक है क्योंकि इसे अब असुरक्षा
उभयपास के तहत ऐसी की गई भविष्यवाणी सत्य प्रतीत होती है कि विकास और आतंकवाद, अतिवाद और अन्य आंतरिक सुरक्षा से निपटना है। चलिए, टीटो द्वारा बेलग्रेड में की गई अभिकथन ए और आर। अभिकथन दोस्तों, भारत और चीन दोनों 21वीं सदी में एक रचनात्मक और सहयोग के संबंध में मार्ग अपनाया है। तर्क, चीन ने पाकिस्तान की परमाणु नीति का विरोध किया है। तो उत्तर सी ए सही है, आर गलत है। भारत और चीन दोनों ने 21वीं सदी में एक रचनात्मक एवं सहयोग के संबंध में मार्ग अपनाया। 21वीं सदी में भारत एवं चीन के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। आज इनके बीच द्विपक्षीय व्यापार 70 अरब डॉलर के आसपास है, जो किसी अन्य देश की अपेक्षा सर्वाधिक है। चलिए दोस्तों, भारत चीन संबंधों में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में रखिए। दलाई लामा का भारत में प्रवेश, भारत द्वारा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देना, पंचशील समझौता, भारत चीन के दौत्य सत्य संबंधों को 50वीं वर्षगांठ। तो दोस्तों, भारत द्वारा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देना 1949, पंचशील समझौता 1954, दलाई लामा का भारत में प्रवेश, उसके बाद भारत चीन के दौत्य संबंधों की 50वीं वर्षगांठ। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालक्रम पहचानिए। मास्ट्रिच, एनपीटी, बेलग्रेड परिषद और साल्ट। तो दोस्तों, इसका सही कालक्रम भी बेलग्रेड परिषद 1961, उसके बाद एनपीटी 1968, साल्ट 1972 और मास्ट्रिच 1992। चलिए दोस्तों, अब फिर से मैचिंग आ गई आपकी। मार्गनथाउ, संघर्ष की नियुक्ति, EHCAR। तो सीधा इसके आंसर ही पढ़ते हैं क्योंकि आपका समय बहुत। मार्गनथाउ ने दिया था राष्ट्रों के बीच राजनीति, EHCAR 20 वर्षों का संकट, केनेथ वॉल्ज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत और शेलिंग टी संघर्ष की युक्ति। सूची 1 तथा सूची 2 को मिलाकर दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। गेट, साउथ एशियन नेशन, सार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन स्टेट और ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो दोस्तों, गेट एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, सार्क साउथ एशियन नेशंस, नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स और ट्रिप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब इसमें यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, उससे हमें क्वेश्चन करने हैं। तो पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे। अब हम डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। व्यक्ति अपने हितों का प्रति अनभिज्ञ है क्योंकि बी उसके कठिन विकल्प हैं। ये आप पैराग्राफ पढ़ेंगे दोस्तों, ये पैराग्राफ आता है, ये इसकी आप प्रैक्टिस करिए। मतदान के व्यवहार की समस्याएं आसान हो गई हैं क्योंकि ए मतदाता द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया का पालन करने के कारण। दोस्तों, मैं ये पैराग्राफ पहले ही पढ़ चुका हूँ। अब मैं स्टालिन को ऐसा क्यों संदर्भित किया जाता है? बी, क्यों नियमों की अवहेलना और विरोधियों को धमकाया जाना है। मतदान के हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। स्टालिन का ऐसा संदर्भित किया जाता है, धमकाया जाना है। चलिए, मतदान के नियम अप्रजातांत्रिक क्यों हैं? क्योंकि ये मतदाता को बहुत आज़ादी देते हैं, क्योंकि ये मतदाता की निर्णय लेने की आज़ादी को प्रतिबंधित करते हैं। अब आप निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के ऊपर शक्ति निर्धारण के महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर व्यक्ति विकल्प व्यवस्था मैकेनिज्म से प्रतिबंधित है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दो। दोस्तों, हिंदी की क्लास, GS की क्लास आपकी डल रही है, करंट आपकी डेली आते हैं। आपके चैनल पे आपको स्टैटिक जीके के लिए दोस्तों अलग से प्लेलिस्ट है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।